हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हम लोगों ने इसके पांचों प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर 3.5 खत्म कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 3। अगर आपने वो पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आज प्रॉब्लम सेट 3 में हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे वो देख लेते हैं। आज इसके लेक्चर 1 में हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1 2 3 दिया है, उसमें तीनों करेंगे और सेकेंड एंड थर्ड भी कर लेंगे। टोटल ये प्रॉब्लम सेट में हमारे पास कितने क्वेश्चंस है? 8। तो आगे के लेक्चर्स में मैं बाकी क्वेश्चंस भी करा दूंगा। आज लेक्चर 1 में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, if two sides of a triangle are 5 centimeters and 1.5 centimeters, the length, यहाँ पे लेंथ का स्पेलिंग रॉन्ग दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, of its third side cannot be dash। cannot be ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं तीसरा साइड क्या नहीं हो सकता। अब ट्राइंगल के 3 साइड में एक रिश्ता है। जैसे 3 एंगल्स में क्या रिश्ता होता है कि तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आता है। वैसे ही ट्राइंगल में रिश्ता है कि सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी 2 साइड ले लो ट्राइंगल के, उनको ऐड करो तो उनका जो सम आएगा वो तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होगा। तो ये रिश्ता है, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस देख के समझ में आता है कि 5 सेंटीमीटर वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं 5 को यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे एक साइड आपको पता है 1.5, तो मैंने 1.5 यहाँ पे ले लिया, प्लस एक और साइड ऐड करना है, वो यहाँ से आएगा। देखो 3 साइड होते हैं ट्राइंगल के, एक 5 है एक 1.5 है, मैंने 5 यहाँ पे लिख लिया। ये जो रिलेशन है ना, ये हर एक साइड के लिए ट्रू होता है। यहाँ पे अगर मैंने 1.5 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन 5 ग्रेटेस्ट है ना, तो उसके साथ चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है जिससे पता चले कि ये ग्रेट ना हो। ठीक है, अब देखो इसमें से भी सबसे छोटा साइड कौन सा दिख रहा है? ये 3.4 दिख रहा है। तो 1.5 में 3.4 ऐड करके देखो क्या है। 1.5 प्लस 3.4 ये आ जाएगा आपको 4.9 ग्रेटर देन 5। ये सही है क्या? 4.9 5 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, छोटा होता है। तो ये जो लिखा है वो गलत है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इससे क्या पता चला कि अगर 3 साइड 5, 1.5 एंड 3.4 लिया तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ट्राइंगल है तो ये दोनों को ऐड करके ग्रेटर ही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने चेक किया कि 3.4 जब लेंगे तो ग्रेटर नहीं आता। आप कोई भी साइड चेक कर सकते हो, आप 5, 1.5 और 3.7 चेक कर लो। ठीक है, मैं नीचे आपको चेक करके बताता हूं। 5, 1.5 और 3.7 था ना तीसरा वाला। देखो यहाँ पे ये वाला चेक करते हैं कि इसमें ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। कोई भी 2 साइड ले लो, कोई भी 2 साइड ले लो, ये 2 ले लिया, उनको ऐड करो, 5 प्लस 1.5 आ जाएगा 6.5। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, देखो इन दोनों का सम 6.5 आ रहा है, तो इन दोनों का सम 3.7 से बड़ा आ रहा है ना। अब 5 को 3.7 के साथ ले लो तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3.7 इज इक्वल टू 8.7। इसका और इसका सम इससे बड़ा आ रहा है ना, 8.7 है, देखो 1.5 से बड़ा है। अब ये दोनों को भी तो साथ में ले सकते हो, 1.5 प्लस 3.7 क्या आ जाएगा, 5.2 आएगा ना। तो ये 5.2 लिखा, आपने क्या क्या लिया, 1.5 3.7, 2 साइड का सम, तीसरा साइड क्या है 5, देखो 5 से बड़ा है ना। तो आप कोई भी 2 साइड ले लो ट्राइंगल के, तीसरे साइड से अगर आप उन दोनों का एडिशन कंपेयर करोगे तो बड़ा ही आना चाहिए। अगर बड़ा आ रहा है तो ही वो ट्राइंगल बन सकता है, नहीं तो वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो यही चीज हम लोगों ने देखो 3.4 के साथ चेक की, तो यहाँ पे वो दोनों का सम तीसरे साइड से बड़ा नहीं आ रहा, मतलब ये 3.4 साइड वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। उसने वही पूछा था, द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी डैश। अगर ये ट्राइंगल बनना चाहता है तो लेंथ 3.7 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, लेकिन 3.4 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये वाला जो रूल है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया और मैंने आपको 3.7 के साथ एग्जाम्पल लेके भी बताया कि
कैसे ये रूल हमेशा वैलिड होता है। आप ये दोनों के साथ भी लेंगे तो वैलिड ही आएगा, लेकिन हमको वैलिड वाला नहीं ढूंढना है, के नॉट वैलिड कहाँ नहीं है वो ढूंढना है। इसलिए हमने सबसे छोटा साइड चेक किया और पता चल गया कि नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू देन डैश। याद है हम लोगों ने एक चीज सीखी थी प्रैक्टिस सेट 3.1 3.2 कहीं पे तो थी ना, कि ग्रेटर एंगल को साइड जो फेस करती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, लेट्स से ये वाला, ओके, ये है P, कौन है बड़ा, R बड़ा है ना, तो R को यहाँ पे ले लेते हैं और Q को यहाँ पे। देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, कुछ भी नाम दे दो, इधर Q ले लिया इधर R ले लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ फिगर समझने के लिए बनाया। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि एंगल R जो है वो एंगल Q से बड़ा है। अगर एंगल R एंगल Q से बड़ा है, ठीक है, एंगल R एंगल Q से बड़ा है, तो एंगल R के ऑपोजिट जो साइड है कौन है, PQ, तो हम बोलेंगे PQ। और एंगल Q के ऑपोजिट जो साइड है, एंगल Q के ऑपोजिट कौन है, PR, तो यहाँ पे लिख दिया PR। ये साइन जो ग्रेटर का है ना वो सेम आएगा, ठीक है। जो एंगल के सामने जो साइड है, जो बड़ा एंगल है वो साइड भी बड़ा होगा, तो PQ ग्रेटर देन PR होना चाहिए। कहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है PQ ग्रेटर देन PR, तो इसका करेक्ट आंसर PQ ग्रेटर देन PR। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि रीजन नहीं लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे रीजन हमेशा। क्या आएगा, तो ऐसे लिख देंगे साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये हमको पता है। देयरफॉर इफ एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, तो R के सामने वाला जो साइड है PQ वो Q के सामने वाले साइड PR से बड़ा होगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये हमने यूज किया हुआ है पहले, इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बोल रहा है इन ट्राइंगल TPQ एंगल T इज 65 एंगल P इज 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आपको एंगल्स दिए हैं और साइड्स के बीच में क्या रिश्ता है वो फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने कहाँ किए थे, याद है, प्रैक्टिस सेट 3.4 याद है, 3.4 में फोर्थ क्वेश्चन में यही दिया था, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए थे और बोला था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करो। तो हमने क्या किया था, पहले वो दो एंगल यूज करके हमने तीसरा एंगल निकाला था, बिकॉज तीनों एंगल को ऐड करके 180 आता है। फिर वो तीनों एंगल का कंपैरिजन लिखा, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा, एंड उसके सामने वाले साइड्स उसमें नीचे आ गए थे। जो साइन है ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला वो सेम रहता है। रीजन क्या था, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, अभी जो रीजन लिखा वो। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, क्या है दोनों एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि T प्लस P प्लस Q, एक एंगल जो नहीं है उनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 180। तो मैं बोलूँगा 65 प्लस 95 प्लस कौन सा एंगल नहीं दिया है, एंगल Q, 180 आना चाहिए। देखो एंगल Q क्या आ जाएगा, 180 माइनस 65 माइनस 95, ठीक है। ये 65 और 95 वो साइड भेज देंगे, तो ये क्या आ जाता है, 65 और 95 दोनों को मिला के आता है 160। 180 में से 160 निकालूंगा तो आ जाएगा 20 डिग्रीज। तो एंगल Q आ गया 20 डिग्रीज। एंगल Q 20 मतलब क्या, देखो तीन एंगल है 95 65 20, तो मुझे पता है कि 95 इज ग्रेटर देन 65 इज ग्रेटर देन 20। ये तो बचपन में सीखा था नंबर्स। 95 कौन सा एंगल है, एंगल P। 65 कौन सा एंगल है, एंगल T। और 20 डिग्री हमने अभी निकाला एंगल Q। ओके, अभी ऐसे नॉर्मली ट्राइंगल बना दो, कुछ देखना नहीं है साइड वाइड, TPQ, ठीक है। अब एंगल P के सामने कौन सा साइड आएगा, एंगल P के सामने आएगा साइड TQ। एंगल T के सामने कौन आएगा, एंगल T के सामने आएगा साइड PQ। और एंगल Q के सामने कौन सा आएगा, एंगल Q के सामने आएगा साइड PT या TP। ओके, तो देखो इसमें से कौन सा दिख रहा है, तीन वाले चेक करो, TQ PQ से बड़ा है एंड PQ TP से बड़ा है। देखो TQ इसमें सबसे छोटा दिया है, सबसे छोटे के सामने है ना, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे PQ सबसे छोटा दिया हुआ है, PQ तो बीच में आ रहा है, सबसे छोटा नहीं है PQ, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ये चेक करो, TQ PQ से बड़ा है, TQ PQ से बड़ा है, करेक्ट, ये तो है ही ट्रू, तो ये TQ PQ से बड़ा मिल रहा है। PQ TP से छोटा है, PQ TP से छोटा नहीं है, देखो PQ TP से बड़ा है,
यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू टीपी से छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, समझ में आया ना? इसका मतलब क्या होता है कि टी क्यू पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू टीपी से बड़ा है। ये यूज करके हमको चारों ऑप्शन चेक करना है। ग्रेटर देन लेस देन साइन से डरना नहीं है। जब भी ऐसा साइन हो, देखो बड़ा गैप जहां पे भी खुलता है ना वो बड़ा होता है, जो छोटा पॉइंट होता है वो उस तरफ छोटा होता है। ओके, तो ये ऐसे आएगा। इसको अच्छे से लिख के भी दे रहा हूं, लेकिन एकदम ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक ही मार्क का आएगा। तो इसको ये भी मैं पूरा लिखूंगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, ये सब करके आएगा ना ये। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे आएगा ये। तो ये ऐसे सिस्टमैटिकली अगर सॉल्व करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो आप। ये जैसे कि इतना 4 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप में आप बता सकते हो कि 20 डिग्री आ गया। ये 4 ऑप्शंस मैंने लिख के दिए हैं क्योंकि आपको ग्रेटर दैन और लेस दैन साइन में कंफ्यूजन होता है। इसको और सिंपल बनाना है ना, तो आप देखो सब जगह लेस दैन वाला साइन दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 20 पहले आ जाए। समझा कैसे? इसमें मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इसको उल्टा लिख देते हैं, तो कैसे आएगा ये? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 20 65 से छोटा है, 65 95 से छोटा है, दिख रहा है लेस देन वाला साइन। 20 कौन है? एंगल क्यू। 65 कौन है? एंगल टी। एंड 95 के जगह पे क्या आ जाएगा? 95 के जगह पे आएगा एंगल पी। ठीक है, अब एंगल क्यू के सामने कौन सा साइड है? टी पी। एंगल टी के सामने कौन सा साइड है? पी क्यू। एंड एंगल पी के सामने कौन सा साइड है? टी क्यू। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब ये रिलेशन आपको इससे कंपेयर करना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया पी क्यू लेस देन टी पी, यहां देखो पी क्यू इज ग्रेटर देन टी पी। लेस देन नहीं है ना, पी क्यू कम नहीं है, पी क्यू ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नो। सेकेंड ऑप्शन है पी क्यू लेस देन टी क्यू, यहां देखो पी क्यू लेस देन टी क्यू दिख रहा है यहां पे, तो ये यस हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो टी क्यू लेस देन टी पी लेस देन पी क्यू, मतलब टी क्यू सबसे छोटा है ऐसा दिया हुआ है इसमें, टी क्यू तो सबसे बड़ा है, बाकी सब चेक करने की क्या जरूरत है, तो नो आ जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन पी क्यू टी पी टी क्यू ऐसे दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि पी क्यू सबसे छोटा है, पी क्यू सबसे छोटा है नहीं, पी क्यू तो बीच में आता है, टी पी सबसे छोटा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इतना सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने दिया। और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग मल्टीपल चॉइस ना दे, अलग से आपको दे दे 3-4 मार्क के लिए, तब तो आपको ये करके बताना ही पड़ेगा। ओके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोटबुक में भी कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इन विच AB इक्वल टू AC। आपको दो साइड्स इक्वल दी हुई है, सेगमेंट BD एंड सेगमेंट CE आर मीडियंस, दो मीडियंस भी दिए हुए हैं। शो दैट BD इक्वल टू CE, जो मीडियंस है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे बताना है। चलो फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा कैसा आएगा इसका फिगर। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया है यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC है, ये साइड दोनों इक्वल है, और BD CE क्या है? मीडियंस। तो ये मीडियंस बना दी मैंने, B से लेके और C से लेके, दिख रहा है B से लेके D तक BD और C से लेके E तक CE। ये दोनों साइड जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल है, ये मीडियंस है, तो ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, शो दैट BD इक्वल टू CE, आपको बताना है कि ये BD और ये CE ये दोनों इक्वल है। तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल एकदम सिंपल तरीके से दिख रहे होंगे जिसमें BD और CE है। देखो BD ये वाले ट्राइंगल में है, BD, और CE कहाँ पे? CE ये वाले ट्राइंगल में। तो ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग करके चेक करते हैं कि इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, बिकॉज एक बार आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग बोल पाएंगे कि BD इक्वल टू CE बाय CSCT। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को अलग करके बता रहा हूं आपको कि कैसे आएगा। तो पहले इसको ओरली सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां पे ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। देखो मैंने ये वाला ट्राइंगल ADB यहां पे बना लिया और ये वाला ट्राइंगल AEC यहां पे बना लिया। अब इसमें देखो ये AB और ये AC इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इस पे मैंने सेम मार्क कर दिया। ये जो एंगल है ये देखो, ये सेम एंगल A है, इधर से ही बना है ये एंगल, और इसमें भी है सेम एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बिकॉज कॉमन एंगल है, दोनों सेम ही है ना। अब मुझे बताओ, ये मिल गया S, ये मिल गया A,
ये एक और एस मिल गया तो साइड एंगल साइड टेस्ट से प्रूव हो जाएगा। अब इसने दिया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए सी इक्वल टू ए बी, क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो भी दोनों इक्वल होंगे? बोल सकते हैं ना। अब हाफ ऑफ ए सी क्या है? ये ए सी है, ये डी इसका मिड पॉइंट है, मैंने आपको बताया। तो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा ए डी, दिख रहा है? तो हाफ ऑफ ए सी की जगह पे लिख दिया ए डी। और हाफ ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी देखो ये रहा, उसका आधा मैं बोल सकता हूं ए ई आएगा, दिख रहा है यहाँ पे ए ई, तो ये आ जाएगा ए ई। तो आपको मिल गया ना ए डी इक्वल टू ए ई, दिख रहा है? तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए ई। तो कौन सा टेस्ट हुआ? एस ए एस टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल के नाम कैसे लिखेंगे? करस्पॉन्डेंस एकदम ध्यान से करना। ए से लेके डी पे जा रहे हो तो यहाँ पे ए से लेके ई पे जाना। आप इसको उल्टा ऐसे घुमा के इस पे डालोगे तो सी बी पे आ जाएगा, ए तो ए के ऊपर ही आएगा और ई के ऊपर डी आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस समझ में आ रहा है ना? ए के ऊपर ए आ रहा है, फिर डी के ऊपर ई आ रहा है एंड बी के ऊपर सी आ रहा है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं बोल सकता हूं मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बी डी। तो अगर मैं बी डी बोलता हूं बी डी, तो इधर क्या आएगा? सी ई। तो बी डी विल बी इक्वल टू सी ई बाय सी एस सी टी। हो गया ना प्रूव? सिंपल था काफी। हमने सिर्फ ये दो ट्राइंगल अलग से ड्रॉ करके बना दिया तो पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी, ये दिया हुआ है, देयरफॉर हाफ ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया तो चलता है। हाफ ए सी कितना है? ए सी का आधा है ए डी एंड हाफ ए बी कितना है? ए ई। क्यों? बिकॉज डी एन ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। मीडियंस है ना, मीडियंस मतलब मिड पॉइंट्स। फिर ये दो ट्राइंगल ले लो, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई सी। मैंने अलग से इसका डायग्राम बना के बताया है, आपको जरूरत नहीं है बताने का, आप यहीं पे इमेजिन कर सकते हो तो यहीं पे इमेजिन कर लो। अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं रफ में, ठीक है। तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी था। फिर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल है, ये वाला जो एंगल है आप देखेंगे इसमें तो यही सेम एंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में ये सेम एंगल है। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल है, कॉमन एंगल। एंड ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से देखो, ए डी इक्वल टू ए मतलब ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए ना, तो ये यहाँ से आ गया। तो दिख रहा है एक साइड, एक एंगल और एक साइड। एस ए एस टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ दो साइड्स में, बी डी और सी ई। दिख रहा है यहाँ पे? तो मैं बोल सकता हूँ बी डी और सी ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सी एस सी टी कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लिख सकता हूँ ना, बी डी इक्वल टू सी ई। यही प्रूव करना था, बी डी इक्वल टू सी ई। यहाँ पे लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप, अपने फेवरेट वर्ड्स। बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। तो अगर आपको ये फिगर्स भी बनाने हैं तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन में, आपकी क्लैरिटी के लिए अच्छा है। मैं हमेशा करस्पॉन्डेंस साइड में लिखता हूं ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। आपको भी करस्पॉन्डेंस साइड में लिखना चाहिए ताकि आप उसमें कोई मिस्टेक ना करें। ओके, आप देख लो यहाँ पे बी डी थर्ड और सेकेंड, तो यहाँ पे भी थर्ड और सेकेंड सी ई। हमेशा हम करस्पॉन्डेंस में ही लिखते हैं सब कुछ। चलो कॉपी कर लो नोटबुक में जल्दी से। हो गया? सिंपल है ना। कुछ बच्चे हो सकता है कि सोचेंगे कि इसमें सर ये दो ट्राइंगल भी तो ले सकते हैं। देखो ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी सी ई दिख रहा है और फिर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ये वाले दो ट्राइंगल्स को भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और उसमें भी आप ले सकते हैं बी डी इक्वल टू सी ई सी एस सी टी, तो भी आपको राइट ही मिलेगा। उसमें भी एस ए एस टेस्ट ही आएगा, बहुत ही ईजी है वो भी। आपको चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखा दिया तो यही कर लो। डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। ये जो पी क्यू है वो पी आर से बड़ा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये क्यू और आर के जो बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस पे।
बाइसेक्टर्स मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी इक्वल है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना उसका। अब आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट एस क्यू ग्रेटर देन एस आर। एस क्यू जो साइड है वो एस आर से बड़ा है, आपको बताना है। यहां पे देखो पी क्यू पी आर से बड़ा है, तो आपको बताना है एस क्यू एस आर से बड़ा है। हीरो बन के ऐसे मत बोलना अरे सेम साइड पे दिख रहा है, पी क्यू पी आर से बड़ा है तो एस क्यू तो एस आर से बड़ा ही होगा ना। ऐसे नहीं होता, आपको प्रूव करके बताना होता है। तो हम एकदम अच्छे से इसको प्रूव करेंगे। हमको पता है कि जो साइड के ऑपोजिट एंगल होता है, बड़े साइड के ऑपोजिट बड़ा एंगल होता है, छोटे साइड के ऑपोजिट छोटा एंगल होता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ना बीच का देखो ही मत। पी क्यू ग्रेटर देन पी आर दिया हुआ है, ठीक है, तो पी क्यू के ऑपोजिट कौन है, एंगल आर, और ये पी आर के ऑपोजिट कौन है, एंगल क्यू। तो यहां पे मैं बोलूंगा पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, गिवन है। अगर पी क्यू बड़ा है तो पी क्यू के ऑपोजिट ये वाला एंगल आता है, ये छोटा वाला ट्राइंगल अंदर देखना ही नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, इरेज करूं क्या वो ट्राइंगल, देखो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। तो पी क्यू के ऑपोजिट क्या है, देखो एंगल आर, और पी आर के ऑपोजिट है ये एंगल क्यू। तो अगर पी क्यू बड़ा है तो पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा, जो होगा एंगल आर, एंड पी आर के ऑपोजिट है एंगल क्यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए एस क्यू और एस आर के बीच में, शो दैट करना है ना। तो एस क्यू और एस आर ये वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, एस क्यू आर में, उसमें कौन सा एंगल है, देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है वो पूरे एंगल आर का आधा होगा, बाइसेक्टर है, और ये वाला जो एंगल है ये पूरे एंगल क्यू का आधा होगा, बिकॉज ये भी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एंगल आर और एंगल क्यू में हाफ हाफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज वापस लिखेंगे नीचे, लेकिन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं ना, दोनों तरफ सेम नंबर से आप हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इधर भी हाफ से किया, इधर भी हाफ से किया। व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल आर, हाफ ऑफ एंगल आर, ये पूरा एंगल आर है, हाफ मैं बोल सकता हूं इतना सा एंगल, एस आर क्यू हो जाएगा हाफ एंगल। तो हाफ एंगल आर लिख दिया एस आर क्यू। व्हाट इज हाफ एंगल क्यू, ये क्यू पूरा एंगल है, देखो यहां से उसका आधा मैं बोल सकता हूं इतना होगा, वो एंगल है एस क्यू आर। तो यहां पे लिख दिया एस क्यू आर, ये ऊपर का ग्रेटर देन साइन ऐसे ही रहेगा। अब सिर्फ ये छोटा वाला ट्राइंगल देखना है, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल मत देखो, अभी सिर्फ ये छोटा वाला देखो, तो कैसा दिखेगा ये। यहां देखो मैंने फिर से ये वाले ट्राइंगल में से ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हटा दिया, सिर्फ एस क्यू आर जो ट्राइंगल है वो बनाया। ठीक है, अब एस आर क्यू देखो, एस आर क्यू यहां पे है, उसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, एस क्यू, तो एस क्यू आ जाएगा यहां पे। एस क्यू आर एंगल देखो ये रहा, एस क्यू आर, उसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, एस आर, तो यहां पे लिख दूंगा एस आर, आ जाएगा ना ऐसे ही सेम साइन। ये एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट का साइड भी बड़ा होगा, ये एंगल छोटा है तो उसके ऑपोजिट का साइड भी छोटा होगा, खत्म। सिंपल था ना एकदम। ये फिगर मैं क्यों बनाता हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इतना टाइम पास इजी क्वेश्चन है सर, फिर भी आधा आधा ट्रायंगल बना के बताते हैं। यार काफी लोगों को इमेजिन करने में प्रॉब्लम होता है, अगर आपको अच्छे से इमेजिन हो रहा है इजीली तो आप कर लो, लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनको समझ में आएगा। क्योंकि काफी बार कैसा होता है, लोग ये वाला ट्रायंगल देखते हैं और बोलते हैं अरे इसके ऑपोजिट तो पी क्यू है, लेकिन जब आप ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो पी क्यू को देखना ही क्यों है, सिर्फ ये ट्रायंगल को देखना है, इसलिए मैं अलग से ये ट्रायंगल बनाता हूं। ओके, तो एकदम इजी था ना ये। अब इसको लिखेंगे थोड़ा डिटेल में, अगर चाहिए तो ये ट्रायंगल्स आप आपके रफ में बना सकते हैं कि समझ में आए आगे जाके। चलो अब इसको लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या है, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट एस, इंटरसेक्ट एट एस लिखो कि मीट एट एस लिखो, सेम होता है। शो दैट एस क्यू ग्रेटर देन एस आर, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर पी क्यू बड़ा है तो पी क्यू के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, और पी आर छोटा है तो पी आर के सामने वाला एंगल क्यू छोटा होगा। तो पी क्यू के सामने एंगल आर लिख दिया, पी आर के इधर एंगल क्यू लिख दिया, साइन सेम रहेगी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर साइड है तो ग्रेटर एंगल। अब मुझे पता है कि बाइसेक्टर है तो हाफ मुझे कहीं से जबरदस्ती लाना है, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, रीजन में लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। हाफ एंगल आर क्या होता है, हाफ एंगल आर होता है एस आर क्यू, फिर यहाँ पे हाफ एंगल क्यू है, ये क्यू का आधा क्या होगा, एस क्यू आर। ये क्यों पता है हमको कि आधा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बाइसेक्टर्स है ना, तो हम लोग ने लिख दिया क्यू एस
and RS bisect angle Q and angle R. आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि QS and RS are bisectors of angle Q and R respectively. कैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ बताना है कि बाइसेक्ट हो रहा है. अब सिर्फ छोटा ट्रायंगल देखो, ये वाला SRQ के ऑपोजिट कौन है? ये वाला साइड SQ, इसलिए वहां पे SQ आ गया. SQR के ऑपोजिट साइड कौन है? SR, तो यहां पे SR आ गया. क्यों? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. एंगल बढ़ा तो साइड बढ़ा, यही प्रूव करने बोला था, तो लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप. सिंपल है ना? बस याद रखो, ये रीजंस भूलना मत. रीजन लिखना पड़ेगा आपको हर जगह. आप जब भी ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी को सिखा रहे हो. अगर आप किसी को सिखा रहे हो और आपने सिर्फ ये लिखा और ये नहीं बताया, तो सामने वाले को समझ में आएगा क्या? मैं ऐसे बोलूंगा PQ ग्रेटर देन PR, तो एंगल ग्रेटर देन एंगल Q. समझ लो खुद से. नहीं समझेगा ना. रीजन लिखूंगा तो बताऊंगा तो आपको समझेगा कि क्यों बढ़ा है. तो आप ऐसे सोचो कि आप किसी को सिखा रहे हो, सिखाओगे तो सब लिखोगे ना, वैसे ही लिखना है. ओके, चलो कॉपी कर लो नोटबुक में. मैंने दोनों ट्रायंगल अलग करके भी आपको जब ओरली सॉल्व किया तब बताया था. अगर आपको देखना है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो आगे. सोल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए था. ओके, हो गया? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. आज मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 3 के लेक्चर 1 में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एकदम डिटेल में सॉल्व करवाया एंड क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 भी करवा लिया. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ. चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब. हम लोग ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे. घंटी भी बजा दो ताकि जैसे इसका लेक्चर 2 अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें. कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आपके सारे कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूं और पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन आता है और मैं और वीडियोस बना पाता हूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.